तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 3-4 काली कारों को जो कि चौड़े में सड़क में कहीं जा रही होती हैं। इन काली कारों के अंदर अभी चेयरमैन जू और उनके साथ के बंदे होते हैं जो कि सारा का सारा मैटर सॉर्ट आउट करने जा रहे होते हैं जो उनकी बेटी ने खड़ा करा था। यानी कि जो चेयरमैन जू की बेटी ने मैनेजर किम के सर पे पत्थर मारा था जिससे कि सबको ऐसा लगता है मैनेजर किम की बेटी मर चुकी है। तो खैर अभी कार में बैठे चेयरमैन जू के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, हेलो हेलो गाइस, क्या तुम सुन रहे हो? मैनेजर नाम कहता है, हाँ मुझे आवाज आ रही है। इसके बाद ये हर गाड़ी के अंदर से कंफर्मेशन भेजते हैं, व्हीकल 2 रॉजर दैट, व्हीकल 3 रॉजर दैट। और वहीं जिस गाड़ी में चेयरमैन जू बैठे होते हैं उसका ड्राइवर कहता है, सर चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। चेयरमैन जू अपनी हल्की सी मुंडी हिला के कहता है, ठीक है आगे बढ़ते रहो, सारी गाड़ियों को उनकी मंजिल में पहुंचना है सिवाय व्हीकल नंबर 1 के। अभी से और इस पल से प्लानिंग मैनेजर नैम तुम्हें सारी की सारी कमांड्स देंगे। और ये सारे के सारे गोली की रफ्तार से अपनी मंजिल में जा रहे होते हैं। इसके बाद चेयरमैन जू का ड्राइवर फिर से कहता है, सर क्या मैं पूछ सकता हूँ प्लानिंग मैनेजर नैम इस मामले में इन्वॉल्व क्यों हुए हैं? जहाँ तक मुझे पता है जिस बंदे के साथ हम डील करने जा रहे हैं वो 1 नंबर का ढक्कन है। उस बेकार से बंदे के लिए हमारे इस प्लान में मैनेजर नैम को इन्वॉल्व करना उस बंदे के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है उस बंदे को तो मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। चेयरमैन जू कहता है, हान हमारे साथ काम करते हुए तुम्हें कितना वक्त हो गया है? हान कहता है, सर करीब 5 साल हो गए होंगे। चेयरमैन जू कहता है, हाँ समझ सकता हूँ, 5 साल ड्राइविंग करते करते तू काफी ज्यादा बोर हो गया होगा इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। हान कहता है, अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस बात को लेके क्यूरियस हूँ जिस बंदे के साथ हम डील कर रहे हैं वो किस तरीके का इंसान है। आखिर वो ऐसी भी कौन सी तोप है जिसके लिए हम इतने सारे बंदों को हमारे इस प्लान में इन्वॉल्व कर रहे हैं। वहीं जिस गैंगस्टर की अभी ये लोग बात कर रहे होते हैं इसके बाद हम उस गैंगस्टर को देखते हैं जो कि फ्रीजर रूम के बाहर बैठा हुआ होता है और बाहर से मिंजी को कहता है, लड़की क्यों ना तू और मैं एक सौदा कर लें। देख अगर तूने मेरी बात मानी तो मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन मिंजी चुपचाप से डर के मारे अंदर बैठी हुई होती है और उसके आंसू आ रहे होते हैं। वहीं जो चेयरमैन जो होता है अपने ड्राइवर को इस गैंगस्टर के बारे में बता रहा होता है और कहता है, भले ही वो काफी ज्यादा चालाक है लेकिन वो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ड्राइवर कहता है, सर आपकी इस बात से तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद दोबारा से हम गैंगस्टर को देखते हैं जो बाहर से मिंजी को कहता है, ए लड़की देख मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और भला मेरी तुझसे दुश्मनी होगी क्यों? मैं अपनी जिंदगी में पहली बार तुझसे मिला हूँ, आखिर मुझे तुझसे क्या दिक्कत होगी? तुझे मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो देख हम जो सौदा करेंगे वो ये है कि तू चुपचाप से बाहर आ जा, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुझे मुझे एक वादा करना पड़ेगा। तुझे वादा करना पड़ेगा कि जू को हराने में तू मेरी मदद करेगी। देखा जाए तो तू और मैं एक ही तरफ है, हम दोनों का एक ही दुश्मन है। देख लड़की हमारे पास इन सारी चीजों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, समय तेजी से बीत रहा है, इसलिए चुपचाप से बाहर आ जा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बस तू ऐसा सोच कि मैं तेरा अंकल हूँ। मिंजी अंदर से रोते रोते कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है मैं जैसे ही बाहर आऊंगी तुम मुझे जान से मार दोगे। मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने उस इंसान को भी जान से मार दिया, इसलिए इसके कोई भी चांस नहीं है कि तुम मुझे जिंदा जाने दोगे। गैंगस्टर के चेहरे में हल्की सी स्माइल होती है और वो कहता है, ए लड़की वैसे तेरी उम्र क्या है? मिंजी कहती है, मैं 18 साल की हूँ। गैंगस्टर कहता है, वेल लगता है उम्र मायने नहीं रखती है, अपनी उम्र के हिसाब से तू काफी ज्यादा मैच्योर है और तूने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसे तुझे जाने नहीं दे सकता जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि अभी सिचुएशंस ऐसी हैं कि मुझे तुझे जान से मारना पड़ेगा, लेकिन तुझे पता है मेरे ये बोलने से पहले मैं सोच रहा था कि तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। या तो इस बात के ऊपर यकीन करेगी मैं तो ये भूल भी गया था कि मैंने उस बुढ़े को जान से मार दिया है, क्योंकि ये सारी चीजें मेरा रोज का ही काम है। अगर तू चुपचाप से मेरी बात मान जाती तो हो सकता था कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं, लेकिन लड़की तूने ऐसा नहीं करा, लगता है तू इतनी भी ज्यादा समझदार नहीं है। अगर सच बताऊं तो तू एक बहुत बड़ी गधी है। और ये गैंगस्टर अभी बाहर चाकू लेके इंतजार कर रहा होता है मिंजी का। इस बंदे का पूरा प्लान होता है जैसे ही मिंजी इसके सामने आएगी ये एक घप में मिंजी को अप कर देगा। लेकिन इतने में ही गैंगस्टर की नजर पड़ती है बर्गर के ऊपर जो कि फटी हुई हालत में गैंगस्टर के पास ही आ रहा होता है। बर्गर फटी हुई हालत में कहता है, बॉस बचाओ। गैंगस्टर कहता है, बर्गर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और वहीं जो चेयरमैन जू का ड्राइवर होता है वो चेयरमैन जू को कहता है, क्या सर आपने कहा वो उसका बिल्कुल अपोजिट है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो बंदा कैसा है? अगर वो सिर्फ एक मामूली इंसान है तो हमने इतने सारे बंदों को इन्वॉल्व क्यों करा है उससे डील करने के लिए? चेयरमैन जू कहता है, हान जरा इस बारे में सोच, क्या तुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वही जिंदा रहता है, या फिर तुझे ऐसा लगता है
जो जिंदा रहता है वही ताकतवर होता है। ड्राइवर कहता है, सर मैं कुछ समझा नहीं। चेयरमैन जू कहता है, जब तू अपनी आंखों से देखेगा तो तुझे अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। वहीं जो गैंगस्टर होता है अभी बर्गर को बोल रहा होता है, ओ तेरी बर्गर, आखिर तेरा ये हाल किसने करा है, और आखिर तू मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? हाँ, वहीं इसी सीन के साथ साथ में जो चेयरमैन जो होता है अपने ड्राइवर को बोल रहा होता है, हान तुझे पता है वो इतने सालों तक जिंदा कैसे रह पाया, इसके बावजूद भी कि वो एक मामूली इंसान है। उस इंसान की खासियत ये है कि उसे किसी के भी ऊपर यकीन नहीं है, और इसी वजह से जो गैंगस्टर होता है अभी बर्गर के ऊपर भी शक कर रहा होता है और कहता है, तू साले बर्गर, मेरी पीठ के पीछे तू चेयरमैन जू के साथ डील कर रहा था, है ना? साले हरामखोर, तुझे लगता है तू मेरा बेवकूफ बना सकता है? और गैंगस्टर चाकू से 2-4 कट मार देता है बर्गर के ऊपर, जिस वजह से बर्गर जमीन में गिर के तड़प रहा होता है। और गैंगस्टर अब भी बर्गर को बोल रहा होता है, हर किसी को लगता है मैं कोई गधा हूँ जिसको कोई इतनी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, और तू भी उन्हीं लोगों में से है ना जिसको लगता है मैं एक गधा हूँ। बर्गर कहता है, नहीं बॉस, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस हरामजादे की वजह से हो रहा है जो मेरे पीछे खड़ा है। और बर्गर से थोड़ी दूरी में खड़े होते हैं मैनेजर किम, जिनके हाथ में एक तार होती है, और इस तार से अभी वो इस गैंगस्टर को निपटाने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। गैंगस्टर मैनेजर किम को कहता है, आखिर ये साला कौन है? अबे ओए, क्या तुझे यहाँ पे चेयरमैन जू ने भेजा है? मैनेजर किम चलते हुए इस गैंगस्टर के पास आते हैं और इसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। ये गैंगस्टर हाइट में मैनेजर किम से बड़ा होता है और कहता है, जरा देखो तो इस हरामजादे को। अबे छोटे ढक्कन, आखिर तू है कौन? मैनेजर किम गुस्से में कहता है, क्या वो तू ही है? मुझे पता, आखिर मिंजी कहाँ है? गैंगस्टर कहता है, क्या मिंजी? आखिर मिंजी कौन है? इतने में ही मैनेजर किम के हाथ में जो तार होती है वो इस गैंगस्टर की तरफ फेंकते हैं ताकि वो इसे इस तार में लपेट के इसका काम 25 कर सके। इससे पहले कि ये तार गैंगस्टर के शरीर पे टच भी करती, तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चेयरमैन जू को, जो अपने ड्राइवर को बोल रहे होते हैं, वो इंसान किसी के ऊपर यकीन नहीं करता। तुमने सही कहा, सिर्फ एक वो ही वजह नहीं है, ऐसी और भी वजह है जिस वजह से मैंने मैनेजर नैम को इस सब में शामिल करा है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे ही मैनेजर किम गैंगस्टर को तार से लपेटने वाले होते हैं, तभी यहाँ पे वो मास्क वाला बंदा आता है जिसे हमने पहले कार के अंदर बैठा हुआ देखा था। ये बंदा बहुत ही स्पीड में मैनेजर किम के ऊपर अटैक करता है, जिससे मैनेजर किम बच तो जाते हैं, लेकिन वो इस गैंगस्टर को अपनी तार में नहीं लपेट पाते। ये जो मास्क वाला बंदा होता है इसे देख के ही पता चल रहा होता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, और असल में ये बंदा कौन है ये हमें पता चलेगा चेयरमैन जू से। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन जू अपने ड्राइवर को बोल रहे होते हैं, हान क्या कभी तूने वो कहानी सुनी है? वो एक बहुत ही ज्यादा पुरानी कहानी कि कैसे लोगों को अनाथ आश्रम ले जाया जाता था। उस कहानी के मुताबिक बच्चों को अनाथ आश्रम में ले जाया जाता था, और सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें बिना दिल का, बिना फीलिंग का एक राक्षस बनाया जा सके। और कुछ ही समय पहले ब्लैक मार्केट में ऐसे राक्षस को बेचा गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर नैम चेयरमैन जू को कहते हैं, सर मुझे लगता है सिचुएशंस काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, इसलिए आगे से इस मैटर को मुझे हैंडल करने दो, क्योंकि जब तक उस बंदे के पास वो मॉन्स्टर है तब तक ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। वो राक्षस काफी ज्यादा खतरनाक है, उसे लोगों की जान लेने के लिए ही बनाया गया है, और क्योंकि उस गैंगस्टर के पास वो मॉन्स्टर है इसका मतलब मामला बहुत ज्यादा गंभीर है सर, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। चेयरमैन जू कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, तो कैसा रहेगा इस मैटर में मैं मैनेजर नैम को भी शामिल कर लूं? मैनेजर नैम कहता है, ऑब्वियसली सर, अगर मेरा सामना उस मॉन्स्टर से होता है तो उस मॉन्स्टर और मुझ में जो ज्यादा मरने और मारने के लिए उतारू होगा वही जीतेगा। और जिस मॉन्स्टर की अभी ये बात कर रहे होते हैं ऑब्वियसली ये वही मॉन्स्टर है जो मैनेजर किम के सामने है। अभी हम देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं इस मॉन्स्टर के अटैक से बच के जमीन में लैंड करते हैं, और ये मॉन्स्टर दोबारा से एक खतरनाक सा अटैक करता है मैनेजर किम के ऊपर, लेकिन मैनेजर किम अपनी बॉडी को पीछे करके इसके अटैक से बच जाते हैं। इसके बाद ये मॉन्स्टर लगातार मैनेजर किम के ऊपर काफी सारे लाते मारता है और काफी सारे मुक्के मारता है, बट मैनेजर किम इन सारे ही अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। लेकिन इतने में ही जो ये बंदा होता है अपनी 2 उंगलियों से हमला करता है मैनेजर किम की आंखों के ऊपर, और जिस तरह से इसने अटैक करा होता है और जितना ये फास्ट होता है उसको देखते हुए अभी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे सच में इस बंदे ने अपनी दोनों उंगलियां मैनेजर किम की आंखों में घुसा दी हैं। बट अचानक से ही ना जाने क्यों ये जो मॉन्स्टर होता है पीछे की तरफ जाता है डॉज करता हुआ, बल्कि मैनेजर किम ने तो अभी इसके ऊपर कोई अटैक भी नहीं करा होता, और जो गैंगस्टर होता है इस मॉन्स्टर को बोल रहा होता है, बहुत अच्छे कैंगमिन, ये जरूर चेयरमैन जू का ही आदमी होगा, इसे अच्छे से सबक सिखाओ, इस साले की मार मार के बुरी हालत कर दो और इसे बताओ यहाँ पे बॉस कौन है। लेकिन अचानक से ही जो गैंगस्टर होता है उसकी बोलती बंद हो जाती है जब वो देखता है कैंगमिन की उन दोनों उंगलियों को जो कैंगमिन मैनेजर किम की आंखों में घुसाने वाला होता है। दरअसल मैनेजर किम ने वो दोनों की दोनों उंगलियां तोड़ दी होती हैं, और इसीलिए कैंगमिन डॉज करता हुआ पीछे गया था। भले ही जो कैंगमिन है उसे इस तरह से बड़ा करा गया है कि वो लोगों की जान ले सके। कैंगमिन को बचपन से ही एक चलती फिरती किलिंग मशीन बनाया गया होता है, लेकिन कैंगमिन के सामने अभी कोई ऐसा
वैसा बंदा नहीं है। कैंगमिन के सामने अभी मैनेजर किम है, जिनको पकड़ने के लिए चाइना और रशिया जैसे देशों ने अलग से टीम बनाई है। अभी मैनेजर किम अपना कोट निकालते हुए कहते हैं, आखिर ये सब क्या है? क्या तू भी इन सब के साथ शामिल है? हाँ, तो खैर भाई लोग, आगे चीजें काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं, क्योंकि अभी कैंगमिन भी अपने पैरों में खड़ा है और चेयरमैन जू भी यहाँ पे पहुंचने ही वाले हैं। साथ ही साथ में मिंजी को अब तक मैनेजर किम ने बचाया नहीं है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।